The Making of a Global World, Chapter 4, Question Answers, NCERT questions. Give 2 examples of different type of the global exchange which took place before the 17th century. 2 एग्जाम्पल एशिया एंड अमेरिका से देने हैं. एग्जाम्पल फ्रॉम अमेरिका. अमेरिका हैड एन अबंडेंट वेल्थ ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स एंड प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि 15th सेंचुरी तक हमें पता ही नहीं है कि अमेरिका नाम की कोई जगह है, तो हम इतने में ही सीमित थे. ठीक है, यही कॉन्टिनेंट पता थे हमें, अफ्रीका, यूरोप, एशिया. और ये उसकी 15th सेंचुरी के बाद हमें पता लगता है जब समुद्री रास्ते से व्यापार शुरू होता है, मतलब सी से व्यापार स्टार्ट होता है ना, तब पता लगता है. तो पोर्तुगीज़ एंड स्पेनिश ये यहाँ पे कॉलोनियाँ बना लेंगे, फ्रांस एंड ब्रिटेन ये कॉलोनी बना लेंगे. तो यहाँ से जब खूब एक्सट्रैक्ट करेंगे जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या कोई माइनिंग से रिलेटेड हो, वो यहाँ पे आएंगे और जब वो हमसे ट्रेड करेंगे, स्पाइस और टेक्सटाइल लेंगे और गोल्ड हमें देंगे. उससे पहले भी हम, जब तक ये नहीं खोजे गए थे तब भी ये लोग हमसे ट्रेड करते थे. इसके अलावा हमने अमेरिका और एशिया का देना है एग्जाम्पल. सेकंड एशिया का एग्जाम्पल है चाइना एक्सपोर्टेड पोट्री एंड सिल्क टू इंडिया. चाइना में एक्सपोर्ट करता था पोट्री एंड सिल्क. एंड साउथ ईस्ट एशिया इन एक्सचेंज ऑफ द टेक्सटाइल गुड्स एंड स्पाइसेस. साउथ ईस्ट एशिया है ये वाला, साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये हमें देते हैं स्पाइस एंड गुड्स और हम इनको टेक्सटाइल देते थे बदले में. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प द colonization ऑफ द अमेरिकाज. और हाउ डिड द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ द डिजीज इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प द colonization ऑफ अमेरिका. इनमें से एक क्वेश्चन किसी भी भाषा में आ सकता है. क्वेश्चन से है मतलब कि जो यूरोपियंस हैं यहाँ पे, इनको एक डिजीज़ होती थी स्मॉल पॉक्स, और इनकी बॉडी ने वो उनसे उस चीज़ से इम्यूनिटी बना ली थी. इम्यूनिटी क्या होती है कि आपके बॉडी में जो वाइट सेल होती हैं उनको पता लग जाता है जब ये स्मॉल पॉक्स का जर्म उनकी बॉडी में एंटर करता है, तो कुछ एंटीबॉडी वो पैदा करती हैं और उस जो स्मॉल पॉक्स जर्म्स को मार देती हैं. तो ये धीरे धीरे करके बीमार होना बंद हो गए थे स्मॉल पॉक्स से, लेकिन इनकी बॉडी में वो स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ रहती थी. जब ये समुद्री रास्ते से यहाँ पे आएंगे, ओशियन से इस धीरे इधर आएंगे बोट से, तो ये जो जर्म्स हैं इनके साथ इधर आ जाएगा साउथ अमेरिका में. और वही जर्म्स ये आइसोलेटेड रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, इनके बॉडी में कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं है मेनली दिस पार्ट. अब वो डिजीज़ इस पार्ट में फैल जाएगी. ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लोग, पूरी की पूरी कम्युनिटी विल ख़त्म हो जाएगी. और धीरे धीरे करके ये स्पेन और पोर्तुगीज़ इसको कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं एक बारी. बाय द मिड 16th सेंचुरी द पोर्तुगीज़ एंड स्पेनिश हैड स्टार्टेड द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका. टाइम पीरियड देखो मिड 16th सेंचुरी है. हाउएवर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर फायर पावर. हमने देखा ना कि वो तो जो कॉलोनी बना साउथ अमेरिका, वो कॉलोनी स्मॉल पॉक्स के कारण बना, ना कि उनके पास कोई ऐसा गन था. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द जर्म्स ऑफ स्मॉल सच एज स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड विद दैम. बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिका's original inhabitants had no immunity against the disease that came from the Europeans. As a result, began to die in thousands and whole community was eliminated. It proved the way the conquest and colonization of the America by the Europeans. मतलब यही it proved the way for conquest and colonization. बीमारी फैला देते, टच कर देते. थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबॉलिश कॉर्न लॉज. ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है. व्हाट वर द कॉर्न लॉज एंड व्हाई दे वर अबॉलिश्ड. एक्सप्लेन. कॉर्न लॉज क्या है? कुछ टाइम पहले 1850 से पहले मेनली
ब्रिटेन है ये, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता था, एग्रीकल्चर अपने आप पैदा करता था, प्रोड्यूस करता था। लेकिन क्या हुआ, दाम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, क्योंकि इनपुट ज़्यादा लगता है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है ऐसी। इसके कारण क्या होगा, जो वहाँ के इंडस्ट्रियल लोग होंगे, सिटी के लोग होंगे, वो रिटालिएट करेंगे, गुस्सा करेंगे कि ठीक है, दे फोर्स्ड गवर्नमेंट टू अबॉलिश कॉर्न लॉज, कि इस कॉर्न लॉज को हटाओ, बाहर से एक्सपोर्ट करो लॉज, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इम्पोर्ट कहाँ से होगा, रसिया जैसे कंट्री से, ठीक है, इधर से भी आएगा। तो यही चीज़ लिखी है, अब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अबॉलिश करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा, द फूड आइटम्स, जैसे ही लॉज अबॉलिश कर दिए जाएंगे तो फूड आइटम्स कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन एट अ चीपर प्राइसेस रादर देन द ग्रोइंग दैम विद इन द कंट्री। जो कंट्री में अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हो, जैसे कोई ग्रेन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हो, तो बहुत कॉस्ट लगती है, मे बी फर्टिलाइजर्स महंगे हो, सीड्स महंगा हो, उतनी उपज ना होती हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि इम्पोर्ट सस्ता पड़ रहा था उनको, तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर was not able to compete with the imports, consequently peasants stopped cultivating in their lands। ठीक है, अब बाहर से सस्ते दामों में आ रहा है, और जो अंदर जो प्रोड्यूस कर रहे थे ब्रिटेन वाले किसान फार्मर्स, वो महंगे में भी दे रहे, तो लोग बाहर के ही खरीदेंगे, सीधी सी बात है, जो सस्ते में देगा वही लेगा। तो इसके कारण जो यहाँ के फार्मर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बिकॉज उनको काम करने, उनका प्रोड्यूस सेल ही नहीं हो रहा था। दे मूव टू द सिटीज़ एंड माइग्रेटेड टू द अदर कंट्रीज़। इसके कारण ये फार्मर्स बाहर कंट्री में चले जाते हैं, फार्मिंग छोड़ देंगे। ठीक है, इसी कारण ये आगे चल के इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा, इंडस्ट्री आएंगी, खेती कम हो जाएगी। कमिंग ऑफ द रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रिंडरपेस्ट, ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रिंडरपेस्ट ऑन द पीपल्स लाइवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी इन द अफ्रीका इन 1890s। इसको इस तरह से देख लो, ये है अफ्रीका, ये है यहाँ पे इरिट्रिया। ये जो इटालियन सोल्जर्स थे यहाँ पे इवेड करने के लिए आ रखे थे, मतलब इन्वेड करने के लिए जगह, और इनको कुछ बीफ आया था एशिया से, और जो बीफ आया था उसके अंदर रिंडरपेस्ट नाम का एक वायरस था, जो कैटल के लिए बहुत हार्मफुल था। वो वायरस इस कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा, अफ्रीका में, ठीक है, तो कैटल के अंदर कैटल प्लेग आ जाएगा, ठीक है, रिंडरपेस्ट जिसको कहते हैं, जिससे 90% ऑफ द कैटल अफ्रीका की मर जाएंगी। जो 10% बचेगी, वो जो यूरोपियन की यहाँ की कंपनी है, जो यूरोपियन आए हुए थे, वो 10% पे कंट्रोल कर लेंगे, और 10% अब क्या करेंगे, कंट्रोल यहाँ के जो अफ्रीका के लोगों का था, मेन प्रोफेशन था एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। लेकिन ये लोग यूरोपियन जो भी यहाँ पे आए थे, उनका काम था माइनिंग करवाना और प्लांटेशन खेती करवाना, क्योंकि ये इक्वेटर यहाँ से गुजरता है, तो सनलाइट बहुत तेज़ पड़ती है यहाँ की। इस सीज़न यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसमें काम करना बहुत टफ है, तो अफ्रीका के लोग काम कर सकते थे, लेकिन वो वेजेस पे काम करने को तैयार नहीं थे। कैटल मरने के बाद अब जो कैटल थोड़ी बहुत 10% है वो ब्रिटिश इनके पास है, यूरोपियन के पास, तो अब ये कुछ वेजेस के लिए काम करेंगे, यहाँ पे माइनिंग वगैरह करेंगे। इसके कारण अफ्रीका अब कॉलोनी बनेगा यूरोप का। यही चीज़ आप पढ़ सकते हो आराम से, कुछ इसमें लिखा नहीं है। रिंडरपेस्ट वॉज द फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग विच अराइव्ड इन अफ्रीका इन 1890s। इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल विच वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स who were invading Eritrea in the east Africa. It entered into Africa from the east and spread to the western parts of the like a forest fire. It reached Africa, Atlantic coast in 1892 and Cape of Good Hope. 1892 में यहाँ पहुँच जाता है, और 5 साल बाद यहाँ पहुँच जाता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे एक टाउन है, इस कोने पे, ठीक है। अब यही चीज़ लिखी है कि 90% कैटल मर जाएंगे, 10% बचेंगे, ब्रिटेन जो यूरोपियन है उसको कैप्चर कर लेंगे, और अब वो रिटर्न में क्या मांगेंगे कि आप अफ्रीकन लोग यहाँ पे उनके प्लांटेशन या माइनिंग के लिए कंपनीज़ के लिए काम करें, ठीक है। इस तरह से वो सबड्यू कर लेंगे अफ्रीका को, कॉन्क्वर सबड्यू। देखो अब अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ बीमारी से, और इधर भी अफ्रीका में भी बीमारी से कॉन्टिनेंट। The death of the man of the working age in the Europe because of the World War। सी पे नोट लिखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर caused widespread destruction, ठीक है,
to the life and property. It caused unprecedented damage and devastation. Millions of people were killed and wounded and disabled during the war, most of the whom were men of the working age. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके अंदर जो वर्किंग एज थी ना, जो मेनली 20 to 50 ईयर्स ओल्ड पीपल थे, वो डाइड हो जाते हैं. अब बचे कौन? बूढ़े एंड बच्चे. ठीक है. और इसका इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा क्योंकि काम करने वाले लोग डेड हो चुके थे. द कैजुअलिटीज़ इन द वॉर रिड्यूस द नंबर ऑफ द एबल पीपल हु कुड वर्क इन द यूरोप with fewer members within the family household and income declined after the war. अब इनकम तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होगी बिकॉज काम करने वाले लोग मर चुके हैं. कॉन्सिक्वेंटली अब इस जो पॉपुलेशन डेड हो चुकी है उसको रिप्लेस करने के लिए वुमेन्स काम करने के लिए एंट्री करती हैं मार्केट के अंदर, और इसके लिए टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम. द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है. द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी वर एज फॉलो. फर्स्ट क्या है? इंडिया ट्रेड वॉज अफेक्टेड एज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वर रिड्यूस्ड टू हाफ. जैसे ये डिप्रेशन आया था, शुरू हुआ था यूएस से 1928 में टू 1934 तक. इससे क्या होता है? अब यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा है, डिप्रेशन कैसे आता है? यहाँ से बहुत ज़्यादा लोन इनको दिए थे, वो वापस नहीं आए, डिप्रेशन आ गया इस कंट्री में. तो ये तो वॉर पहले से ही वर्ल्ड वॉर के कारण डिस्ट्रक्शन हो चुका था. तो इन्होंने तो पहले से ही इंपोर्ट करना बंद कर दिया था. हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे फिर? तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो चुके थे, तो कम हो जाएगी अर्निंग. ठीक है. द वीट प्राइसेस ऑफ इन इंडिया फेल बाय 50% बिटवीन द 1928. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इस एरिया में वीट पैदा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये यहाँ इस एरिया में वीट पैदा होना बंद हो चुका था क्योंकि वॉर से डिस्ट्रक्ट हो जाता. इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे वीट प्रोडक्शन शुरू कर दिया, यहाँ शुरू कर दिया, यहाँ शुरू कर दिया, तो यहाँ से भी जा रहा था. वॉर ख़त्म हो गया, यहाँ भी शुरू हो गया, तो वीट ही वीट हो गया. अब कोई चीज़ इकोनॉमी में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है तो उसका प्राइस बहुत कम मिलता है. तो वैसा ही हुआ. अब यहाँ भी पैदा कर रहे हैं, वीट तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए प्राइस नहीं मिलेगा. ऑटोमेटिकली 50%. फार्मर्स सफर्ड मोर देन द पीपल लिविंग इन द सिटीज़. ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू. जो किसान पैदा कर रहे थे उनको तो उनकी दाम तो मिल नहीं रहा था, लेकिन पैदा तो कर दिया उन्होंने. सिटी वाले लोगों की तो सैलरी फिक्स आती है, वो तो परचेज़ कर लेंगे 50% दाम दे के. ठीक है. और दूसरा क्या हुआ कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती थी ना, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो कम नहीं करा सरकार ने, वो रेवेन्यू बराबर लेती रही. द जूट प्रोड्यूसर्स. जो जूट का जो एक बैग बनता था वो यूरोप में बनता था. अब वो कुछ इंपोर्ट ही नहीं कर रहे थे यूरोप वाले, तो ये लोग भी डेप्ट में आ जाते हैं. और ये लोग चाहते हैं कि कुछ लोन वगैरह लेके ज़्यादा पैदा करें, लेकिन जितना ज़्यादा पैदा करेंगे उतना ही दाम कम हो जाएंगे. ठीक है. और ज़्यादा डेप्ट में फंस जाएंगे. इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्रीशियस मेटल, नोटेबली गोल्ड. बताया था गोल्ड. यहाँ से ये लोग टेक्सटाइल और स्पाइस लेते थे, गोल्ड लेके जाते थे. लेकिन जब वो उस टाइम का गोल्ड आया हुआ था, अब डिप्रेशन में लोग गोल्ड को लोन पे दे के पैसे ले रहे थे, और लोन देने वाली गवर्नमेंट थी ब्रिटेन. अब एक्सपोर्ट हो गया गोल्ड. लैंडलॉर्ड एंड मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ इन द सिटीज़ वर बेटर ऑफ बिकॉज प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़. एसेंशियल क्या होती है? खाना, रोटी, चावल. तो उनके प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गए थे क्योंकि वीट बहुत ज़्यादा मिल रहा था. खेती हर जगह करी जा रही थी ना, यहाँ भी हो रही थी, यहाँ भी हो रही थी. एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है. इंडिया में प्रोड्यूस वैसे ही ज़्यादा हो रहा था, पॉपुलेशन कम थी कंपैरेटिवली. द डिसीजन ऑफ द एमएनसीज टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू द एशियन कंट्रीज. नेक्स्ट नोट. एमएनसी क्या होती है? मल्टी, ठीक है, सबको पता है, नेशनल कंपनीज. नेशन से बना है. जैसे एशिया में कितने नेशंस हैं, अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस हैं, यूरोप में नेशंस हैं. ठीक है. तो ये नेशंस नेशनल हो गई. कॉरपोरेशंस, इसका जो नेशंस है ना, किसी भी नेशन की हो वहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा उस कॉरपोरेशन का, लेकिन कंपनी और उसके ऑफिस बहुत ज़्यादा रहेंगे. हर किसी भी, जैसे कि यूएस की कंपनी है, ठीक है, उसका ऑफिस यूएस में है और उसके हेड ऑफिस यूएस में है, और वैसे ऑफिस उसके हर जगह पे हैं. कोका कोला है, IBM है, BMW है,
और ये आई एम एन सी है, MNC कर सकते हो। इसका पर्पज़ ये हो सकता है कि अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, बिजनेसमैन प्राइवेट वर्क करता है ना, तो इसलिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कहीं भी ऑफिस खोल सकता है किसी भी कंट्री में। गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट साइन किया, ऑफिस खोल लिया, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, MEU। MNC स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। दीज आर द लार्ज कंपनीज दैट इन्वेस्ट मनी एंड ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम 1972 द MNC डिसाइडेड टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू द एशियन कंट्रीज। 1970 के बाद इन्होंने एशियन कंट्री में भी अपना ऑफिस खोलना शुरू किए, हेड ऑफिस वहीं रहेगा पेरेंट कंट्री में। द डिसीजन हैड, उसके इस डिसीजन का इफेक्ट क्या रहे थे, अब जैसे ही यूरोप वाला इंडिया में अपना ऑफिस खोलेगा तो यहाँ कंपनी लगाएगा, तो यहाँ की कैपिटल इंडिया में आएगी, ठीक है। कैपिटल क्या है, पैसा ही आएगा, कंपनी ऐसे तो खुल नहीं जाएगी, कह दिया तो पैसा लगेगा ना। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जहाँ पे ये कंपनी खुली है लोग काम करने के लिए आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा जिस कंट्री में खुलेगी, नो कॉमोड, और टेक्नोलॉजी भी आएगी जो इस, ठीक है, जैसे कोई आईफोन की कंपनी खुल गई, लैपटॉप की खुल गई, तो टेक्नोलॉजी लेके आएगा साथ में। द न्यू कमोडिटीज़ वर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द लार्ज स्केल इन एशियन कंट्रीज एंड enabled पीपल टू बाय यूज देम। क्योंकि ये तो पर्पज़ तो ये है ना, बिजनेसमैन का प्रॉफिट कमाना है, नई टेक्नोलॉजी दिखा के यहाँ पे लोगों से यहीं बनाएगा, यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा और यहीं सेल करेगा, जो प्रॉफिट होगा वापस ले जाएगा, जो उसका सैलरी देती वो यहीं रह गई। गिव टू एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। Following are the two examples from the history to show the impact of the technology on food availability. Faster railway, lighter weapons, and larger ships help to move the food item faster from faraway farms to the final markets. Many common food items such as soya, potato, maize were not known to our forefathers. Okay, 500 years ago, only the America was discovered. When the America was discovered, the crops reached to Asia and Europe. ठीक है, हमें पता है ना कि जो मेज़ पोटैटो वगैरह यहाँ पे पैदा होते थे। हमने बताया कि 15 सेंचुरी से पहले हमें कॉन्टिनेंट का पता ही नहीं था, इतना पता था। जैसे ये लोग यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ के फूड का पता लगा, और जैसे यहाँ पे अगर प्लांटेशन हो रही है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पोर्ट तक लाने के लिए रेलवे वगैरह बनाई गई, पोर्ट से फिर शिप के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। Till 1870s, live animals were shipped from America to Europe and then slaughtered. The refrigerated ships enabled the transport of the perishable food over the distances. With the growth of the technology, the animals were slaughtered in America, Australia, New Zealand, and then transported to Europe frozen meats as frozen meats. Cost and lowered the meat prices. देखो, जब तक ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आती है, देखा ना हमने कि पहले स्टीम इंजन आया था, फिर एक असेंबली लाइन जिससे फोर्ड कार बनी, फोर्ड कार की टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे करके उस मेथड ने और रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाने शुरू किए, ठीक है। तो क्या हुआ उस टेक्नोलॉजी का तो क्या हो गया इससे, अब जो ये मीट पहले यहाँ से कैटल जीवित मतलब लाइव लेके आते थे, जिंदा, कुछ मर जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी आने के बाद ये लोग यहीं पे स्लॉटर करके उस बीफ को यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे स्लॉटर किया, यहीं से ले गए बीफ, रेफ्रिजरेटर में रख के ख़राब नहीं होगा, इससे लंबे टाइम तक रखा जा सकता है और सस्ते दामों पे दिया जा सकता है। अब लाइव कैटल को लाने का तो वैसे ही प्रॉब्लम था ना, लाइव कैटल को कैरी करने में भी भाग सकती थी। वट इज़ मीन्ड बाय द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रिटेन वुड्स की एक जगह का नाम है, ठीक है, वाशिंगटन में है। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिससे दो इंस्टीट्यूशन आए थे, वर्ल्ड बैंक और एक ट्रेड के नाम पे कुछ था। द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट वॉज साइंड अमंग द वर्ल्ड पावर्स इन द 1944 माउंट वाशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स इज लोकेटेड न्यू हेमिस्फीयर इन USA
and main aim of this agreement was to preserve economic stability and achieve full employment in several nations. Its framework was agreed upon United Nations Monetary Conference. इससे क्या हुआ कि IMF आया था और दूसरा वर्ल्ड बैंक आया था। IMF क्या करता था, जो किसी कंट्री में एक सरप्लस होता या डेफिसिट होता तो उसके मेंबर नेशंस का वो आपस में लेन देन करते रहते। ठीक है, सपोज करो कि इसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस है USA के पास, इसके मेंबर नेशंस यूरोपियन भी हैं। ठीक है, किसके, IMF के, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो साइन किए हुए हैं। तो यहाँ के सरप्लस है ना, ये इनको लोन दे देगा। आपने पढ़ा है 9th क्लास में, लोन वगैरह दे रहे थे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या था, रिकन्स्ट्रक्ट करना। जो वर्ल्ड वार से डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको वहाँ पे बिल्डिंग मस इंडस्ट्री वगैरह रिकन्स्ट्रक्ट करना, हाउसेस रिकन्स्ट्रक्ट करना। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इमेजिन दैट यू आर एन इंडेंचर्ड इंडियन लेबर इन द कैरेबियन, ड्राइंग द डिटेल्स फ्रॉम द चैप्टर, राइट अ लेटर टू योर फैमिली डिस्क्राइबिंग योर। इंडेंचर्ड लेबर क्या थे, हमने देखा था कि जैसे ये इंडिया और एशिया के लोग थे ना, कॉलोनियल, ये यहाँ भी हो सकते हैं। जो कॉलोनी के लोग थे मेनली ये यूरोपियन लोग हैं, इनकी कॉलोनी ये है। ये लोग क्या चाहेंगे, खेती करवाने के लिए, कहीं पे माइनिंग करवाने के लिए यहाँ से पॉपुलेशन लेके जाएंगे। खुद तो काम नहीं करेंगे लेकिन ऐसी लोगों को लेके जाएंगे जो ऐसा काम कर दें। तो मेनली बिहार, यूपी, MP, तमिलनाडु से ये लोग जाते थे। यहाँ पे इंडोनेशिया गए, कैरिबियन आइलैंड्स ये है, ये वाला। ठीक है, इनको झूठ बोल के कि यहाँ पे अच्छी जगह है, ऐसा काम मिलेगा। तो यहाँ से एक बार आ गया तो वापस नहीं जा सकता ना, इतनी दूर है ना इंडिया। ठीक है, तो यहीं पे काम करेगा। अगर भागेगा जंगल में जाएगा, फिर पकड़ा जाएगा, फिर मार पड़ेगी, फिर से वहीं फंस जाएगा, और ज़्यादा जो राइट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। यहाँ पे राइट्स बहुत कम होते थे। ठीक है, और बदले में क्या कहते हैं, ये जो एम्प्लॉयर काम करते हैं कि भाई 5 साल काम कर दे, उसके बाद तुझे जाने देंगे। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये का प्रॉमिस कभी पूरा नहीं किया जाता था। ये स्टोरी लिखी है, यू कैन रीड इट योरसेल्फ इजीली। सेम कहानी है, मतलब कि प्लांटेशन या माइनिंग के लिए हमारे यहाँ से यूपी, बिहार, तमिलनाडु से लोग चले जाते, ब्रिटेन वाले लोग जो एजेंट्स होते थे उनको झूठ बोल के, ठीक है, ज़बरदस्ती भर के शिप में यहाँ उतार देते थे कैरिबियन आइलैंड्स वगैरह में, और यहाँ पे खेती वगैरह प्लांटेशन की खेती करवाते थे। तो कहते थे 5 साल काम कर लो, उसके बाद जाने देंगे। ठीक है, प्रॉमिस कभी पूरा नहीं किया था इन्होंने, नहीं जाने दिया। ये यहाँ भी होता था ट्रांसपोर्टेशन। एक बार ये क्वेश्चन देखो। इकोनॉमिक्स ऑफ द 19th सेंचुरी आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। 3 टाइप ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, वो देख लो। फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ ट्रेड देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लो इज द फ्लो ऑफ ट्रेड। इन द 19th सेंचुरी इट मीन द ट्रेड इन द गुड्स एंड स्पेशली इन द क्लोथ्स एंड व्हीट। कौन सी सेंचुरी? 19th सेंचुरी। ठीक है, इट्स फ्लो ऑफ लेबर। द सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट वॉज फ्लो ऑफ द लेबर। इट मीन दैट द माइग्रेशन ऑफ द पीपल to the new areas in search of the employment. Flow of capital. Third, foreign countries either in the short term or long term invests. ठीक बात है। फ्लो ऑफ ट्रेड कैसे था? रॉ मटेरियल बहुत सारा यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ पे गया, हो गया, ट्रेड हो रहा है। लेबर, कॉलोनी वाले क्या कर रहे हैं, लेबर को यहाँ से इधर ले गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ले गए, कुछ भी कहीं भी ले जा सकते हैं। मेनली करता जो काम करने वाले हैं ये लोग हैं, यूरोप की जो कंपनीज है। फिर बाद में US भी एक कॉलोनी बनाएगा इधर, बात नहीं करेंगे, उसकी है ही नहीं बात का चैप्टर में। फ्लो, कैपिटल ऑफ फ्लो, जो ये प्राइवेट लोग हैं ना, ये अपनी कंपनी कहीं भी लगा सकते हैं, कपड़े बनाने की, ठीक है, रेलवे बनाने की, रेलवे लाइन वगैरह की, ठीक है, तो कैपिटल आएगी ना बनाने, फ्री में तो आएगी नहीं। तो इसके बाद ऑल दीज 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड दीज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल इन सेवरल वेज। एग्जाम्पल,
इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियंस इन ईच टाइप ऑफ दीज फ्लोज. इंडिया ट्रेड्स रिलेशन विद सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड since many centuries. Nearly 5,000 years ago, people of the Indus Valley civilization carried international trade with the other prosperous region of such as Mesopotamia. आज की बात नहीं कर रहा है, हड़प्पा की बात कर रहा है, बहुत पहले की. तब भी ट्रेड होता था. जैसे हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे रहते, जो इंडस सिविलाइजेशन था इधर था, वो लोग भी ट्रेड करते थे. उनकी कुछ सील वगैरह यहाँ पे मिली हैं, स्टैम्प वगैरह यहाँ मिली हैं. यहाँ पे मेसोपोटामिया था, ये मेसोपोटामिया, ये इजिप्ट था, ये रोमन एम्पायर, यहाँ पे रोमानिया कहते हैं जिसको, ये इंडिया था, ये हड़प्पा वाला जिसको हड़प्पा. ठीक है, ये लोग भी ट्रेड करते थे जब तक ये मतलब वैदिक टाइम से ही पहले का है. 1500 BCE मतलब बिफोर द कॉमन एरा से भी पहले की बात ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले की बात कह रहा है, बहुत पुरानी. इन द 19th century हंड्रेड्स ऑफ द इंडियंस इंडेंचर्ड लेबर. इंडेंचर्ड कौन होते हैं? जो ज़बरदस्ती कहीं कैरिबियन आइलैंड वगैरह या ले गए थे वहाँ पे. ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सेवरल यूरोपियंस एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया. बहुत सारे अंग्रेज़ों ने अपने इंडिया में फैक्ट्री लगाई. एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन. डिस्क्राइब द फैक्टर लेड बाय द. इस डिप्रेशन की बात करनी है. ओवर प्रोडक्शन अनप्लान्ड अनकोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री वॉज वन ऑफ द चीफ रीजन. द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज एंड बिजनेस एंटरप्राइज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय द प्रोड्यूसिंग मोर दैन द वट वॉज रिक्वायर्ड. अगर आप प्रोड्यूस करते जाओगे, उसका कंजम्पशन नहीं होगा, तो आपके पास अर्निंग कुछ हो ही नहीं, और लोग परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, तो वैसे ही इकोनॉमी नहीं चलेगी, डिप्रेशन होगा. द परचेजिंग पावर ऑफ द वर्कर्स रिमेंड लो एंड कैपिटलिस्ट वर नॉट रेडी टू रिड्यूस द प्राइसेज एज वुड अफेक्ट देयर प्रॉफिट. जो कंपनी का मालिक अब प्राइस रिड्यूस नहीं करेगा. G77 क्या है? इस पे बता देते हैं. G77 भैया वो हैं, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए 1944, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है. इस टाइम पे ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हो चुका है यूरोपियन कंट्रीज़ का. इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसे बता देंगे. ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है. ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद अब ये जो डिस्ट्रक्शन होने, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है. ये जो कॉलोनी बना रखे थे यहाँ पे गवर्नमेंट, अब ये यहाँ की जो यंग पॉपुलेशन थी वो डेड हो चुकी है, 20 से 50 साल के लोग. तो ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं चला सकते, इसलिए जो कॉलोनियाँ थी वो डी कॉलोनाइज हो जाएंगी यहाँ. अब ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएंगी यहाँ के लोगों की. तो ये कंट्री अब जो आज़ाद होंगे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, इनके पास प्रॉब्लम होगी पावर्टी की, और टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं होगी. टेक्नोलॉजी केवल इनके पास है, यूरोप और अमेरिका के पास. अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे कुछ. जो पावर भिखारी लोग हैं, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे बार्गेनिंग करने के लिए. रॉ मटेरियल तो अभी भी यहीं पे हो रहा है, इंडस्ट्री है यहाँ, तो रॉ मटेरियल तो यहीं से जा रहा है. तो ये बार्गेनिंग के लिए बोलेंगे कि हम सब लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, तो बार्गेनिंग एकता में पावर होती है ना, जो एक झुंड होता है. तो इसी कारण ये भी बार्गेनिंग कर पाएंगे इन कंट्रीज से. ये अफ्रीका और एशिया के कंट्रियों का, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं वो ग्रुप बनाएंगे, उसको बोलेंगे न्यू 77. ऑलमोस्ट ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ हैं जो ऐसा ग्रुप बना रहे हैं बार्गेन करने के लिए, ताकि इनके जो रॉ मटेरियल है उनका प्राइस इनको सही मिले और इनको बदले में टेक्नोलॉजी मिले. ये भी डेवलप होना चाहते हैं ऐसे, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर राज करा था. ये पूरा चैप्टर हो चुका है, इसको खुद पढ़ना अब.